Surface of certain metal is first illuminated with light of wavelength 350 nanometer and then with light of wavelength 540 nanometer. It is found that the maximum speed of the photoelectrons in the two cases differ by a factor of 2. ठीक है, जब इतने वेवलेंथ के फोटॉन से हम लोग किसी सरफेस को इल्यूमिनेट किए तब जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकला, और जब इससे किए तब जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकला, दोनों में फैक्टर ऑफ 2 का डिफरेंस है. तो द वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मेटल का वर्क फंक्शन पूछा गया है. ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग वही आइंस्टीन इक्वेशन लगाएंगे. तो वो क्या बोलता है, एनर्जी ऑफ फोटॉन आपका ये, या ऐसे लिखते हैं, आपका एनर्जी ऑफ फोटॉन जो होता है वो जाएगा वर्क फंक्शन में प्लस के मैक्स, है ना, काइनेटिक एनर्जी का मैक्सिमम वैल्यू. ठीक है, अब एनर्जी ऑफ फोटॉन इस फॉर्मूला से लिख सकते हैं हम लोग 1242 डिवाइडेड बाय लैम्डा का वैल्यू. ठीक है, और वर्क फंक्शन हमें पता करना है. के मैक्स क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर. ठीक है ना, तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि v का वैल्यू हम लोग एक केस में अगर v पुट करेंगे, दूसरे केस में 2v पुट करेंगे. ठीक है, अब खाली वैल्यूज पुट करते हैं यहाँ पे. जैसे फर्स्ट केस का बात करें, लैम्डा 1 वाला केस का बात करें, तब ये आपका लैम्डा 1 हो जाएगा. याद रखना सेमी मेटल के सरफेस को इल्यूमिनेट कर रहे दोनों केस में, तो phi 1 phi 2 को मतलब नहीं, दोनों केस में phi रहेगा. ठीक है ना, हाफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू वी मैक्स. ठीक है ना, वी मैक्स का वैल्यू पहले केस में v1, दूसरे केस में v2. ठीक है ना, तो मान लो इस केस में v1 है. सेकेंड केस में हो जाएगा आपका 1240 लैम्डा 2, फाइ तो फाइ रहेगा, हाफ एम v2 स्क्वायर. ठीक है, ऑफकोर्स अब इन दोनों रिलेशन को ही देख के आप बता सकते हो, क्योंकि लैम्डा 1 का वैल्यू कम है लैम्डा 2 से, तो अगर लैम्डा 1 छोटा है तो ये नंबर बड़ा है. ठीक है, तो अगर ये नंबर बड़ा होगा तो ये v1 बड़ा होगा, है ना, समझ में आ रही बात. ठीक है, तो यहाँ से याद रखना v1 बड़ा है. ठीक है, बड़ा क्यों बोल रहे हैं हम लोग, क्योंकि यहाँ डिफर बाय फैक्टर ऑफ 2 बोला है, कौन 2 गुना है वो नहीं बोला गया है. ठीक है ना, लैम्डा 1 वाला केस वाला डबल लैम्डा 2 वाला केस की, लैम्डा 2 वाला डबल लैम्डा वो बोला नहीं है. तो ठीक है ना, वो इससे देख के पता करना पड़ेगा कि लैम्डा 1 अगर छोटा होगा तब ये नंबर बड़ा होगा, ये नंबर बड़ा होगा तो v1 बड़ा होगा. ठीक है, तो यहाँ से अगर हम लोग v1 का वैल्यू निकाले या हाफ एम v1 स्क्वायर का वैल्यू निकाले तो आपको मिल जाएगा 1240 डिवाइडेड बाय लैम्डा 1. लैम्डा 1 कितना था, 350 माइनस 5. वैसे सेकेंड वाले केस के लिए करेंगे तो हाफ एम v2 स्क्वायर 1240 डिवाइडेड बाय लैम्डा 2 540 माइनस 5. ठीक है, अब इन दोनों क्वेश्चन को डिवाइड कर देते हैं. डिवाइड क्यों करें, क्योंकि हमें v1 v2 का रेशियो पता है और मास कैंसिल हो जाएगा. तो v1 बाय v2 का स्क्वायर इज इक्वल टू ये वाला चीज़. ठीक है, अब इसका वैल्यूज तो 124 बाय 35 और यहाँ पे 124 बाय 54 जो भी है, ये वैल्यू एग्जैक्टली यहाँ पे ऐसे लिख दो. ठीक है, अब v1 बाय v2 क्या होगा, 2 होगा, है ना. ठीक है ना, याद रखना v1 बड़ा है, इन दोनों को देख के ही पता चल जाएगा हमें कि v1 ग्रेटर देन v2 है. देयरफॉर v1 इज ट्वाइस ऑफ v2. ट्वाइस ऑफ फैक्टर वही क्वेश्चन से आ गया, लेकिन 2 इधर पुट करना था कि इधर पुट, हमें पता चल गया यहाँ को इसको देख के. ठीक है, तो v1 डबल है v2 के, तो v1 बाई 2 स्क्वायर, और यहाँ पे 2 स्क्वायर इज इक्वल टू, ये डेटा पुट करते हैं 124 बाय 35 माइनस 5 डिवाइड बाय 124 बाय 54 माइनस 5. ठीक है, अब ये तो 4 हो जाएगा. अब इसको अगर सॉल्व करेंगे तो -4 प्लस 3 इक्वल टू -4 को इधर भेजेंगे तो ये 4 इंटू 124 डिवाइड बाय 54 माइनस 124 बाय 35. ठीक है, तो ये 124 कॉमन ले लिया अगर, तो 4 बाय 54 यानी 2 बाय 27 माइनस 1 बाय 35. ठीक है, तो 70 माइनस 27, 70 माइनस 30 होता है 40, और 43 बाय इतना, तो ये अल्टीमेटली मुझे दिख रहा है यहाँ पे कितना है, 124 तो है, इंटू आपका 70 माइनस 27 हो जाता है 43, 70 माइनस 27 ना, 70 माइनस 30 40, हाँ 43, और 27 इंटू 35. ठीक है, ये होगी आपका ये चीज़ इक्वल टू 35, मतलब 5 का वैल्यू दिस डिवाइड बाय 3. तो इसको सॉल्व करना है, अपना आंसर आ जाएगा. ठीक है, ओके, क्या क्या कट रहा है, कुछ तो कटते हुए नहीं दिख रहा. 4 2 6 1 7 नहीं कुछ, तो इसको पूरा मल्टीप्लाई करना होगा. तो 124 इंटू 43, 124 इंटू 43 डिवाइडेड बाय 27 और 105 डिवाइडेड बाय 27 105 डिवाइडेड बाय 27
डिवाइडेड बाय 105, तो आपको दे रहा है 1.88, यानी 1.8 ऑप्शन ए करेक्ट है। The magnetic field associated with a light wave is given at the origin by this equation. If this light falls on a silver plate having work function equal to 4.7 electron volt, what will be the maximum kinetic energy of the photoelectron? ठीक है, तो आपको वर्क फंक्शन बोल दिया है, ठीक है। आपसे क्या पूछा गया है? मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी पूछा गया है। तो हमें पता है कि एनर्जी ऑफ फोटोन इज इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस के ई मैक्स होता है, ये पता है हमें, ये पूछा गया है तो ये पता होना चाहिए, ठीक है। अब एनर्जी ऑफ फोटोन कैसे निकालते हैं हम लोग, वो आपको इस वेव इक्वेशन से दिखेगा, है ना। तो यहाँ पे आपको वेव इक्वेशन नहीं बोलना चाहिए एग्जैक्टली, यहाँ पे आपको दिखेगा तो दो फ्रीक्वेंसीज है, ठीक है। साइन ओमेगा टी, तो ये एक ओमेगा 1 है, अगर आप ध्यान से देखो तो ये एक ओमेगा 1 है, टी के साथ जो भी कोफिशिएंट रहेगा ओमेगा होगा, ठीक है। ये ओमेगा 1 है, ये ओमेगा 2 है ना। किसी को भी ओमेगा 1 बोलो, किसी को भी ओमेगा 2 बोलो, वो इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। और हम लोग देख सकते हैं कि ओमेगा 1 और ओमेगा 2 में कौन बड़ा है, ओमेगा 2 इज ग्रेटर देन ओमेगा 1, ठीक है। तो जब से मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी पूछ रहा है तो ये जितना ज़्यादा होगा, ये जितना ज़्यादा तभी होगा जब एनर्जी फोटोन ज़्यादा हो। इस फोटॉन्स, ये फोटॉन्स इस एनर्जी वाले फोटॉन्स भी स्ट्राइक करेंगे, इतने एनर्जी वाले फोटॉन्स भी स्ट्राइक करेंगे, लेकिन इस केस में एनर्जी ज़्यादा रहेगा, ठीक है। तो हम लोग एनर्जी ऑफ फोटोन यूज़ करते वक्त इसको यूज़ करेंगे, ठीक है। अब इसको कैसे यूज़ करेंगे देखते हैं। तो आपको ओमेगा 2 का वैल्यू जो है उसी के करस्पॉन्डिंग निकालना है, क्वेश्चन वही है, ठीक है ना, क्योंकि उस केस में ज़्यादा के ई मैक्स पहुँचेगा आएगा, है ना। तो अब ओमेगा पता है तो हम लोग फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। फ्रीक्वेंसी क्या होता है आपका, आपका फ्रीक्वेंसी होता है ओमेगा बाय 2 पाई, ठीक है। तो ये ओमेगा बाय 2 पाई करेंगे तो ओमेगा कितना है आपका 6.28 इंटू 10⁻7 c बाय 2 पाई। तो अगर आप 2 पाई का वैल्यू देखोगे तो 2 पाई और 6.28 सेम होता है, तो 10⁻7 c है, ठीक है। c मतलब कितना 3 इंटू 10⁸8, तो या चलो ऐसे ही लिखने, इसको लिखते हैं 10⁻7 c, ठीक है ना। तो आपका फ्रीक्वेंसी इतना है ना। अब फ्रीक्वेंसी को वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी से वेवलेंथ कैसे निकालते हैं, c बाय लैम्डा करके। तो लैम्डा का वैल्यू हम देख सकते हैं c बाय इतना, मतलब 10⁻⁻7, ठीक है। आपका हो गया वेवलेंथ, है ना, ठीक है। अब एनर्जी कैसे निकालते हैं हम लोग, 1240 डिवाइड बाय वेवलेंथ इन नैनोमीटर, ये होता है ना फॉर्मूला। एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट निकालने के लिए ये फॉर्मूला यूज करते हैं, ठीक है। फाई का वैल्यू इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट 4.7, तो के ई मैक्स भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिल जाएगा। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में क्यों निकाले, क्योंकि आंसर में इलेक्ट्रॉन वोल्ट के टर्म्स में, ठीक है। तो अब एक वेवलेंथ आपका इतना मीटर है, तो नैनोमीटर के टर्म्स में कितना हो जाएगा, नैनो में तो 10⁻⁹ मतलब 100 नैनोमीटर्स, ठीक है। तो यहाँ 100 पुट करेंगे तो 12.4, 4.7 के ई मैक्स, तो के ई मैक्स कितना हो जाएगा 12.4 माइनस 4.7, ठीक है। तो 7.4 7.7, तो ऑप्शन डी करेक्ट है। कैलकुलेशन एक बार चेक कर लेना, ठीक है। A metal plate of area 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर इज illuminated by radiation of intensity इतना, ठीक है ना। तो द वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल प्लेट इज इतना, द एनर्जी ऑफ द इंसिडेंट फोटोन इज 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड ओनली 10% ऑफ इट प्रोड्यूसेस फोटो इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो जितने भी फोटॉन्स स्ट्राइक कर रहे मेटल को, उसमें से सिर्फ 10% ही फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकाल पा रहे, ठीक है। एफिशिएंसी इतना है। द नंबर ऑफ एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड एंड देयर मैक्सिमम एनर्जी विल बी, ठीक है। तो पर सेकेंड कितने फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे होंगे, ठीक है। तो हम लोग इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है, जो यहाँ पे इंटेंसिटी आपको दिया हुआ है, इंटेंसिटी दिया हुआ है 16 मिली वाट बाय मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। तो आप देख सकते हो यूनिट से ही ये पावर है और ये एरिया है, पावर पर यूनिट एरिया को इंटेंसिटी बोलते हैं, ठीक है। तो अगर आपको नंबर ऑफ फोटॉन्स, अगर आप नंबर ऑफ फोटॉन्स जो स्ट्राइक करे पर सेकेंड अगर वो निकाल ले, वो कैसे निकालोगे, ये एनर्जी में है पावर बाय एरिया, है ना। तो अगर सॉरी इंटेंसिटी में पावर बाय एरिया, तो अगर आप मेटल का एरिया जो दिया हुआ है उससे अगर मल्टीप्लाई करें तो आपको पावर मिल जाएगा। इंटेंसिटी इज पावर बाय एरिया, तो पावर निकालने के लिए आई इंटू ए, ठीक है ना। पावर हो गया होता है आई इंटू ए, ठीक है। एक बार आपको पावर आई पता है, ए पता है, तो आपको पावर मिल गया, ठीक है ना। पावर मतलब एनर्जी पर यूनिट टाइम, और आपको पर यूनिट टाइम ही पूछा गया है। द नंबर ऑफ इमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड, ठीक है ना। तो एनर्जी पर सेकेंड, पावर मतलब एनर्जी पर सेकेंड, ठीक है,
ये एनर्जी पर सेकेंड ही है ना, डी बाई डी टी, ठीक है ना। तो ये मत सोचना पावर के बदले एनर्जी लिखे, पर सेकेंड वाला एनर्जी लिख रहे, ठीक है ना। तो एनर्जी या फिर चलो एनर्जी बाय टाइम, अब ठीक है, पावर इक्वल टू एनर्जी बाय टाइम, ठीक है ना। अब टाइम को उधर भेज दो, तो एनर्जी कितना होगा, इतना होगा। टाइम का वैल्यू हम लोग क्या पुट करना है, हम लोग को 1 सेकंड के लिए चाहिए, तो टाइम का वैल्यू हम लोग 1 पुट करेंगे, ठीक है। तो एनर्जी आपका हो जाएगा आई इंटू ए, क्योंकि टाइम का वैल्यू 1 सेकेंड है, ठीक है। अब ये होगी आपका एनर्जी। अब एनर्जी अगर एक फोटो इलेक्ट्रॉन का फोटोन का एनर्जी अगर E1 है और n फोटो इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक कर रहे 1 सेकेंड में, तो टोटल एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएगा, n टाइम्स E1। याद रखना ये टोटल एनर्जी है, ठीक है ना। टोटल एनर्जी में हो जाएगा नंबर ऑफ फोटॉन्स इंटू एनर्जी ऑफ 1 फोटोन, ठीक है। तो यहां से आपका n का वैल्यू हो रहा है आई ए बाय E1। ये है नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड, सॉरी नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड, ठीक है। लेकिन आपसे किसी ने नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकंड नहीं पूछा, आपसे पूछा नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स पर सेकंड, ठीक है ना। अब उसके लिए हम लोग एफिशिएंसी वाला पार्ट देखेंगे। एफिशिएंसी वाला पार्ट क्या है, 10% ऑफ इट प्रोड्यूसेस फोटो इलेक्ट्रॉन्स, यानी जितना भी नंबर ऑफ फोटॉन्स होगा उसका 10%, ठीक है ना। तो देयरफॉर नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स पर सेकंड आपका हो जाएगा नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स, ऊपर में निकाले थे नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकंड, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड पर सेकंड हो जाएगा आपका 10% ऑफ ये, ठीक है, 10% ऑफ n, यानी इसका 0.1, ठीक है। अब खाली वैल्यू पुट करते हैं, सबका वैल्यू तो पता है हमें, तो वैल्यू यहाँ पे पुट करें अगर, तो हो जाएगा 0.1 इंटू इंटेंसिटी। इंटेंसिटी कितना था, 16 मिली, ठीक है, 16 मिली, मिली मतलब 10 की पावर -3 इंटू एरिया कितना था 10 की पावर -4, और एनर्जी E1 क्या है, एनर्जी ऑफ 1 फोटोन, एनर्जी ऑफ 1 फोटोन क्या है यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। अब यहाँ पे कॉशन लेना है थोड़ा, तो यहाँ पे ध्यान देना कि आपका एनर्जी ऑफ फोटोन जो है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया हुआ है, बाकी लेकिन अभी तक जितने भी हम लोग पुट किए वैल्यू, ये भी ऐसा यूनिट में पुट किया, ये भी ऐसा यूनिट में पुट किया, लेकिन एनर्जी आपका इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऐसा यूनिट नहीं है, ठीक है। तो उसको ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करेंगे, तो 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मतलब वही चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन का मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। बस ये आपका नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड होना चाहिए। इसको कैलकुलेट करें अगर, तो ये आपका कट आएगा, ये 10 की पावर -1, 4 3 7 1 8, 8 और ये 11 हो गया ना, 11, 10 की पावर 11 आ रहा है, 4 3 7 1 8, 19 में से 8 गया, हाँ इतना आ रहा है, 10 की पावर 11, 10 की पावर 11 वाला ऑप्शन है, हाँ सी है, ठीक है। एक बार कैलकुलेशन चेक कर लें 10 की पावर में, और हमें क्या देखना है, दूसरा पार्ट क्या देखना, 10 की पावर 11 वाला एक ही ऑप्शन है ना, तो सी, ठीक है। कैलकुलेशन चेक कर लेना एक बार, है ना। आगे बढ़ते हैं। इफ द de Broglie wavelength of an electron is equal to 10 की पावर -3 times the wavelength of a photon of frequency 6 into 10 की पावर 14 hertz, then the speed of electron is equal to, तो आपसे इलेक्ट्रॉन का स्पीड पूछा है, अगर उसका डी ब्रोगली वेवलेंथ इज इतना टाइम्स ऑफ इतना, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन का डी ब्रोगली वेवलेंथ, तो ये सपोज इलेक्ट्रॉन का डी ब्रोगली वेवलेंथ है, दैट इज इलेक्ट्रॉन का डी ब्रोगली वेवलेंथ इज इक्वल टू 10 की पावर -3 टाइम्स वेवलेंथ ऑफ ए फोटोन, ठीक है। वेवलेंथ ऑफ ए फोटोन जिसका फ्रीक्वेंसी कितना है, इतना है ना। अब वेवलेंथ ऑफ फोटोन, ठीक है ना, तो आपको स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछे, ठीक है। तो लैम्डा क्या होता है, h/p, लैम्डा वाले हम लोग क्या लिखेंगे, h/p, p मतलब मोमेंटम, है ना। तो लैम्डा ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा h/ मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, 10 की पावर -3 लैम्डा ऑफ फोटोन, आपको फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन दे दिया है, तो वेवलेंथ क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट डिवाइड बाय फ्रीक्वेंसी, ठीक है। वेवलेंथ निकालने के लिए स्पीड ऑफ लाइट डिवाइड बाय फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो यहाँ से इसको कैलकुलेट करेंगे, तो ये हाफ, और ये 14 3 17 17 और ये 9 ना, तो हाफ इंटू 10 की पावर -9, यही दिख रहा है मुझे, -6 और 3, हाँ ठीक है, ठीक है। तो h/p का वैल्यू मिल गया हमें, तो हमें p का वैल्यू यहाँ से हम लोग देखें तो p का वैल्यू आपको मिल जाएगा 2h इंटू 10 की पावर 9, ठीक है। p का वैल्यू 2h 10 की पावर 9, और p क्या होता है, mv होता है, तो v निकालने के लिए दिस डिवाइडेड बाय मास, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ये फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करेंगे बस। अब तो 2h कितना होता है, 6.63 दिया हुआ वैल्यू, -34, 2h हो गया 10 की पावर 9 डिवाइडेड बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, 10 की पावर 9 डिवाइडेड बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो भी दिया होगा 9.1 इंटू 10 की पावर -31,
ठीक है, ये हो जाएगा आपका स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन। सबका वैल्यू हम लोग ऐसा यूनिट में पुट किए तो ये भी ऐसा यूनिट में ही आएगा। चेक कर लेते हैं। क्या कैलकुलेशन करें, 9 यहाँ के 40 हो जाएगा, -40 ऊपर जाएगा तो 6 है ना, 10⁶। मैच तो कर रहा, और यहाँ पे 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 1 13 डिवाइडेड बाई 9.1। ठीक है, 13.26 डिवाइडेड बाय इतना, तो ये 14 1.4 के आसपास ही आएगा अप्रोक्सीमेटली। तो 1.4 वाला ऑप्शन डी है। In a photoelectric effect, the wavelength of the light incident on a metal is changed from 300 nanometer to 400 nanometer. The decrease in stopping potential is close to। ठीक है, अब एनर्जी ऑफ फोटोन होता है आपका वर्क फंक्शन प्लस ई वी नॉट, जहाँ पे वी नॉट क्या आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल। ठीक है, वही के मैक्स के बदले ई वी नॉट लिख रहे, और वी नॉट क्या होता है स्टॉपिंग पोटेंशियल। ठीक है, तो आपसे पूछा है डिक्रीज इन स्टॉपिंग पोटेंशियल, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल का अगर वैल्यू निकाल ले तो एनर्जी ऑफ फोटोन -5 डिवाइडेड बाय ई, है ना। तो अब देखो यहाँ केस में क्या आप लोग डिफर कर रहे हैं, हम लोग तो खाली लैम्डा को चेंज कर रहे हैं। ठीक है, आप क्या चेंज करो, लैम्डा को चेंज करो, मतलब एनर्जी ऑफ फोटोन को चेंज करो। ठीक है, बाकी तो कोई फर्क नहीं है ना। तो अगर इस इक्वेशन का दोनों तरफ डेल्टा ले, डेल्टा ऑफ दिस साइड एंड डेल्टा ऑफ दिस साइड, ई तो कांस्टेंट है, फाई कांस्टेंट है। ठीक है, तो ये आपका अल्टीमेटली हो जाएगा डेल्टा ऑफ ये चीज़। ठीक है, ये आपको ये अजीब लग रहा है, तो चलो इसको यहीं से निकाले। अगर इस इक्वेशन का दोनों तरफ डेल्टा ले, इसी इक्वेशन का दोनों तरफ डेल्टा ले, ठीक है ना, तो डेल्टा ऑफ चेंज इन एनर्जी ऑफ फोटोन इक्वल टू चेंज इन फाई प्लस ई टाइम्स चेंज इन वी नॉट। ई कॉन्स्टेंट है इसलिए, है ना, चेंज इन फाई 0 है क्योंकि दोनों केस में सेम मेटल का यूज़ कर रहे हैं। तो ई चेंज इन इतना, चेंज इन एनर्जी ऑफ फोटोन। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से बोल सकते हैं चेंज इन स्टॉपिंग पोटेंशियल इज चेंज इन एनर्जी ऑफ फोटोन डिवाइडेड बाय ई। ठीक है, अभी फॉर्मूला यूज़ करते हैं हम लोग। अब चेंज इन एनर्जी ऑफ फोटोन, आपका एनर्जी ऑफ फोटोन इस केस में अलग होगा, इस केस में अलग होगा। ठीक है, तो इस केस में कितना हो जाएगा 1240 डिवाइडेड बाय 300, है ना, और सेकेंड केस में हो जाएगा 12। अगर बाय चांस आप इन दोनों को आगे पीछे कर दियो तो मॉड ले लेना। ठीक है, मतलब वो जो भी नेगेटिव नहीं होगा क्योंकि चारों आंसर पॉजिटिव में दिया हुआ है, वैसे सोच लेना। ठीक है, ये हो गया ऊपर और नीचे में ई, है ना। अब याद रखना ये पूरा चीज़ का यूनिट ही ई वी है और नीचे भी ई है, तो ई कट के खाली वी बचेगा, वोल्ट। ठीक है, तो आपको इसको कैलकुलेट करना है बस। तो 1 0 कट गया, तो 124 इंटू 10/1200 ये होगा ना। तो 1240 डिवाइडेड बाय 1200 जो कि अप्रॉक्सीमेटली 1 पॉइंट समथिंग होगा। 1 पॉइंट समथिंग वाला 1.5 तो नहीं होगा ऑफकोर्स, क्योंकि ऑलमोस्ट इक्वल है तो 1 के बराबर होगा, तो ये 1, ऑप्शन सी। A particle of mass m and charge q is accelerated by a potential difference of 50 volt. Another particle of mass 4m charge q is accelerated by a potential difference of 2500 volt. तो रेशियो ऑफ डी बॉगली वेवलेंथ पूछा है, तो आपको पता होना चाहिए कि डी बॉगली वेवलेंथ होता है h/p और मोमेंटम होता है √2m/k। यहाँ पे k काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी होता है आपका चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस जिसके थ्रू एक्सलेट किया गया। ठीक है, क्योंकि उसके टर्म्स में यहाँ पे वैल्यूज दिया गया है, चार्ज और पोटेंशियल डिफरेंस, इसलिए हम लोग उस फॉर्म में लिखे। ठीक है ना, तो लैम्डा का वैल्यू इतना हो गया। तो अगर लैम्डा ए बाय लैम्डा बी निकाले हम लोग, ठीक है, लैम्डा ए बाय लैम्डा बी, तो ये वाला पहले केस में लिखेंगे, दूसरे केस में लिखेंगे। तो आप देख सकते हो 2 ऑफ मास ऑफ बी, चार्ज ऑफ बी, पोटेंशियल इन केस ऑफ बी, पोटेंशियल डिफरेंस मतलब, और मास ऑफ ए, चार्ज ऑफ ए, पोटेंशियल डिफरेंस इन केस ऑफ ए। ठीक है, 2 कट गया। मास ऑफ बी कितना है, मास ऑफ बी है 4 है, मास ऑफ ए है, तो ये मास वाला चीज़ हम लोग लिख दिए। चार्ज ऑफ बी है क्यू, चार्ज ऑफ ए भी क्यू है, तो ये तो 1 हो जाएगा। पोटेंशियल डिफरेंस इन केस ऑफ बी कितना है 2500, पोटेंशियल डिफरेंस केस ऑफ कितना है 50। ठीक है, तो ये 4 इंटू 50 दिख रहा है ना मुझे, 4 इंटू 50, हाँ 200। 200 का स्क्वायर रूट मतलब 14 पॉइंट समथिंग, क्योंकि 14196 होता है, 14 पॉइंट समथिंग एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन सी।
In a Frank Hertz experiment, an electron of energy 5.6 electron volt enters through mercury vapor and emerges with an energy of 0.7 electron volt. तो minimum wavelength of photons emitted by mercury atoms is close to, ठीक है। तो आपके पास मरकरी का वेपर है, उसमें आपने 5.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन्स को एंटर करवाया, ठीक है। सपोज यहाँ आपका, एक सेकेंड, ये मरकरी वेपर है, ठीक है, मरकरी वेपर है, और इलेक्ट्रॉन जो है घुसते समय उसका एनर्जी कितना है 5.6, और इलेक्ट्रॉन जब बाहर निकल रहा है तब उसका एनर्जी कितना है 0.7, ठीक है। तो मैक्सिमम लॉस कितना हो जाएगा दोनों का डिफरेंस, है ना। तो आपसे पूछा गया मिनिमम वेवलेंथ। अब देखो मिनिमम वेवलेंथ से हम लोग क्या पता कर सकते हैं, मिनिमम वेवलेंथ ऑफ फोटोन मतलब मैक्सिमम एनर्जी ऑफ फोटोन, मैक्सिमम एनर्जी ऑफ फोटोन, ठीक है। मिनिमम वेवलेंथ मतलब मैक्सिमम एनर्जी, है ना। और मैक्सिमम एनर्जी ऑफ फोटोन कब होगा, जब मैक्सिमम एनर्जी इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, ठीक है ना। तो आप अल्टीमेटली ये बोल सकते हो कि मैक्सिमम एनर्जी ऑफ फोटोन कब मिलेगा आपको, जब मैक्सिमम लॉस इन एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है। और मैक्सिमम लॉस कैसे निकालेंगे, इन दोनों का डिफरेंस करके, है ना। जब इनिशियली जितना घुस रहा है फाइनली जितने से निकल रहा है उन दोनों का डिफरेंस आपका मैक्सिमम लॉस हो सकता है, ठीक है। तो अब देखो इसको मैक्सिमम लॉस क्यों बोल रहे हैं हम लोग। अब ऑफकोर्स ये इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ से यहाँ के बीच में किसी स्टेप्स में भी लूज कर सकता है, ठीक है। जैसे 5.6 और 0.7 का डिफरेंस 4.9 है ना। अब अगर 4.9 इतना एनर्जी चला जाए एक ही फोटो इलेक्ट्रॉन को निकालने में, तब तो उसका आपका एनर्जी ज़्यादा होगा, ठीक है। लेकिन अगर इतना एनर्जी चला गया 3-4 फोटोन्स को निकालने में एक एक करके स्टेप बाय स्टेप, जैसे 5.6 से सपोज 4.1 हुआ, फिर 4.1 से 0.7 हुआ, मान लो फॉर एग्जांपल। तो 5.6 से 4.1 में भी एक इलेक्ट्रॉन निकला होगा, वही 4.1 से 0.7 में भी, और भी ज़्यादा स्टेप्स हो सकते हैं, मैं यहाँ 2 स्टेप करके आपको दिखा रहा हूँ। तो इसमें ही फोटोन निकला होगा एक, इसमें ही फोटोन निकला होगा। ऑफकोर्स इनका एनर्जी, इसका एनर्जी और इसका एनर्जी का सम हो जाएगा इन दोनों के एनर्जी का डिफरेंस के बराबर। लेकिन अगर एक ही फोटोन निकलता तो ज़्यादा एनर्जी का निकलता है, ठीक है। तो जब मैक्सिमम बोल रहा है तो आप वो अज्यूम करोगे या वो वाला केस ही कंसिडर करोगे जब पूरा का पूरा एनर्जी लॉस जो इलेक्ट्रॉन का हो रहा है दैट इज बीन स्पेंट ऑन एमिटिंग 1 फोटोन, ठीक है। तो आपका एनर्जी ऑफ फोटोन जो हो जाएगा इतना हो जाएगा। तो इसका वेवलेंथ पूछा है तो वेवलेंथ इसका निकाल लेंगे, तो एनर्जी इतना है इस इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ठीक है। आंसर आपका नैनोमीटर में है, मतलब 1242 डिवाइडेड बाय वेवलेंथ इन नैनोमीटर, है ना। याद रखना इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जब भी एनर्जी निकालना है तो 1240 डिवाइडेड बाय वेवलेंथ इन नैनोमीटर कर दो, तो 1240 डिवाइडेड बाय 4.9, ठीक है। अब अगर ये 5 होता तब ये 250 के अराउंड, हाँ तो 250 के अराउंड होना चाहिए, तो ऑप्शन डी सही है, ठीक है। 25-25 125, हाँ ठीक है ना। When a certain photosensitive surface is illuminated with monochromatic light of frequency mu, the stopping potential is minus V0 by 2. When the surface is illuminated, पहला तो stopping potential नेगेटिव नहीं होता, तो चलो यहाँ पे इसको प्लस कर देते हैं, मान लेते हैं कि ये प्रिंटिंग मिस्टेक है। When the surface is illuminated by a monochromatic light of wavelength frequency mu by 2, the stopping potential is V0, ठीक है। तो द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होगा। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि आपका अगर ये जो फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट अगर आप बढ़ा रहे हो तो स्टॉपिंग पोटेंशियल ही बढ़ना चाहिए था, ठीक है। आप देखो फ्रीक्वेंसी जब इतना था तब स्टॉपिंग पोटेंशियल हाफ ऑफ V0 है, और जब फ्रीक्वेंसी आप आधा कर दिए हो तो स्टॉपिंग पोटेंशियल इससे कम होना चाहिए, लेकिन स्टॉपिंग पोटेंशियल डबल हो गई है, ठीक है। ऐसा नहीं होता है, अगर आप एनर्जी ऑफ फोटोन बढ़ाओगे तो ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी का इलेक्ट्रॉन निकलेगा, ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी का इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो ज़्यादा स्टॉपिंग पोटेंशियल चाहिए होगा मैग्नीट्यूड में, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे कम चाहिए हो रहा है, तो यानी ऑफकोर्स से क्वेश्चन गलत है, इसमें नन ऑफ दीज होना चाहिए या नॉट पॉसिबल होना चाहिए चीज़, तो इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। अब बहुत सारे लोग इसको बना देते हैं आंख मूंद के वैसे करके, क्या बोलते हैं, इक्वेशंस के थ्रू, तो वो भी मैं दिखाता हूँ उसमें गलती कहाँ होती है। बस एग्जाम में क्योंकि ये पॉसिबल ही नहीं है, अगर ये 4 ऑप्शन है तो कुछ भी मार तो फर्क नहीं पड़ने वाला है, बोनस होने वाला है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगर नन ऑफ दिस होता या नॉट पॉसिबल रहता तो वो करेक्ट होता। तो आपका जब फ्रीक्वेंसी इतना है तो आपको हमेशा वही इक्वेशन यूज करना है, एनर्जी ऑफ फोटोन इज इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस ई टाइम्स स्टॉपिंग पोटेंशियल, ठीक है। हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, एनर्जी ऑफ फोटोन इज इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस ई टाइम्स स्टॉपिंग पोटेंशियल, ठीक है। यही बेसिक इक्वेशन यूज कर रहे हैं।
तो एनर्जी ऑफ फोटोन इतना फर्स्ट केस में, वर्क फंक्शन तो हमेशा वही रहेगा E इंटू फर्स्ट केस में स्टॉपिंग पोटेंशियल V0/2, ठीक है, ये फर्स्ट केस में। सेकेंड केस में आप ये हो गया, सेकेंड केस में ये, और सेकेंड केस में ये, ठीक है। हम लोग क्या चाहिए, हम लोग को थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी चाहिए, है ना। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी मतलब मिनिमम फ्रीक्वेंसी जिससे फोटो इलेक्ट्रॉन निकलेगा, तो यानी वर्क फंक्शन पहले निकाल लेते, उससे तो आ जाएगा, ठीक है। अब इसी इन दोनों इक्वेशन से अगर हम लोग वर्क फंक्शन का वैल्यू निकाले, ठीक है, वर्क फंक्शन है V0, ई V0 का वैल्यू निकाले, क्योंकि हमें वर्क फंक्शन चाहिए, तो दिस इंटू 2 विल बी इक्वल टू ई V0 फर्स्ट इक्वेशन से, और सेकेंड इक्वेशन से क्या हो जाएगा, इक्वल टू ई V0, ठीक है। हमें V0 तो नहीं पूछा है, तो हम लोग ये दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे ताकि ये टर्म कैंसिल हो जाए, ठीक है। ये दोनों इक्वल है, एक ही बात है, तो 2h न्यू माइनस 2 फाई इक्वल टू h न्यू बाई 2 माइनस फाई, तो ये आपका हो जाएगा फाई इज इक्वल टू 3h न्यू बाई 2 विच कैन बी रिटन h इंटू 3 न्यू बाई 2, ठीक है। अब वर्क फंक्शन क्या होता है, वर्क फंक्शन होता है h इंटू थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ठीक है। वर्क फंक्शन क्या होता है, h टाइम्स थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, तो h3 म्यू बाई 2, तो यहाँ से आपको लगेगा कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है 3 न्यू बाई 2, ठीक है। और 3 न्यू बाई 2 भी एक ऑप्शन है, तो आप डी मार्क कर दोगे, लेकिन गलत है वो, ठीक है। अब बोलोगे सर इसमें तो कहीं गलती नहीं की, ऑफकोर्स इस पूरे प्रोसेस में कहीं गलती नहीं की हम लोग, है ना। लेकिन एक काम करते हैं, जो रिजल्ट आया है क्या ये फिट बैठ रहा है कि नहीं। अब देखो, जब हम लोग इक्वेशन लिखे थे, वैसे इस इक्वेशन में वैसा कोई कंडीशन नहीं है, लेकिन ये तो है ना कि ये सब चीज़ पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव होना चाहिए, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ठीक है। ये इस इक्वेशन में भी एनर्जी ऑफ फोटोन ही पॉजिटिव रहेगा, वर्क फंक्शन ही पॉजिटिव रहेगा, और आपका E टाइम्स V0 यानी के मैक्स भी पॉजिटिव रहेगा, सब ऑल क्वांटिटीज आर पॉजिटिव, ठीक है। कोई भी एक इक्वेशन ले लो इन दोनों में से, सपोज इसको ले रहा हूँ मैं, ठीक है, सपोज, तो इधर तो ये तो पॉजिटिव होगा, वर्क फंक्शन को वैसे रहने दो, या वर्क फंक्शन का वैल्यू ये लिख देते, सॉरी, वर्क फंक्शन क्या होता है h टाइम्स थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ठीक है, h टाइम्स थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं 3V/2 प्लस ये, याद रखना के मैक्स ही है, ठीक है ना, के मैक्स। तो अब देखो इस इक्वेशन को अच्छे से, आपका के मैक्स नेगेटिव आ जाएगा, के मैक्स क्या है, नेगेटिव, विच इज इम्पॉसिबल, ठीक है। यही चीज़ अब इसमें ही पुट करो, फिर से के मैक्स नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है ना। तो जब ये इक्वेशन लिखे हैं हम लोग, तो इक्वेशन में हर एक क्वांटिटी पॉजिटिव है, ये ध्यान रखना है, और ठीक है, जो रिजल्ट आ रहा है वो उस चीज़ को वायलेट कर रहा है, ठीक है। तो इसका आंसर नॉट पॉसिबल ही होना चाहिए। The stopping potential as a function of frequency for sodium emitter is shown in figure. The work function of sodium from the data plotted in the figure will be, ठीक है। तो आपको स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी का ग्राफ दिया है, ठीक है। तो आपसे क्या पूछा गया, वर्क फंक्शन, तो अभी ये हमें पता है कि वर्क फंक्शन क्या होता है, वर्क फंक्शन आपका होता है h टाइम्स थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ठीक है। और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होता है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वो फ्रीक्वेंसी है, दैट फ्रीक्वेंसी व्हेन स्टॉपिंग पोटेंशियल इज 0, ठीक है। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी मतलब कि अभी तो फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकलना स्टार्ट हुए, जस्ट स्टार्ट हुए, तो उसको रोकने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ऑलमोस्ट जीरो काइनेटिक एनर्जी से बाहर निकल रहे, ठीक है। ऑलमोस्ट क्या, जीरो काइनेटिक एनर्जी से जस्ट निकले बाहर, है ना। तो वो फ्रीक्वेंसी जब स्टॉपिंग पोटेंशियल 0 हो, तो यहाँ पे अगर आप स्टॉपिंग पोटेंशियल वाई एक्सिस के लाओगे, वाई एक्सिस 0 यहाँ पे होगा, या मैं मत बोलना 2 है, 2 तो ये हॉरिजॉन्टल वाला लिया है, ठीक है। यहाँ से देख लो आप, 3 से 2, 2 से 1, 1 से 0, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर आपको डाउट हो रहा है तो ये 0 है, वाई एक्सिस, है ना। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल 0 यहाँ पे है, और इसके करस्पॉन्डिंग पॉइंट ग्राफ में यहाँ पे ये वाला पॉइंट ऐसा पॉइंट है जिसके लिए y का वैल्यू 0 है और x का वैल्यू कितना है, 4 है, ठीक है ना। तो दैट वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी जहाँ पे स्टॉपिंग पोटेंशियल 0 वो कितना है, 4 है, ठीक है। तो आपका थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी 4 है ना, 4 इंटू 10⁻14, क्योंकि ये 10⁻14 मतलब वो मल्टीप्लाइड है ना, 4 इंटू 10⁻14, ठीक है। तो यहाँ से आपका वर्क फंक्शन निकल जाएगा, h का वैल्यू खाली पुट कर दो, तो h का वैल्यू कितना है अब, लेकिन आंसर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, तो एक काम कर लेते हैं हम लोग, h इंटू ये, ठीक है, इसको हम लोग उसमें कन्वर्ट कर लेते हैं। तो इतना मत लिखो, हम लोग को ये पता चल गया कि फ्रीक्वेंसी कितना है, 4 इंटू 10⁻14, ठीक है। अब इस फ्रीक्वेंसी से हम लोग लैम्डा निकाल लेते हैं, लैम्डा कैसे निकालेंगे, c बाय फ्रीक्वेंसी, ठीक है। c है 3 इंटू 10⁸, फ्रीक्वेंसी है 4 इंटू 10⁻14, तो 3/4 ऑफ 10⁻−6 ना, 8 6 14, हाँ, तो लैम्डा हो गया इतना,
ठीक है। अब इसको अगर हम लोग नैनोमीटर के फॉर्म में लिखे तो हो जाएगा 3/4 इंटू 1000 नैनोमीटर, ठीक है, क्योंकि 10⁻6 से 10⁻9 के बीच में 3 डेसिमल प्लेस वो वाला चाहिए, 3 पावर चाहिए 10 का, है ना। तो ये तो 250 750 नैनोमीटर, ठीक है। तो आपका वेवलेंथ मिल गया, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, ठीक है। तो आपका वर्क फंक्शन निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, वही h/λ या 1/2 वही इसके करेस्पॉन्डिंग एनर्जी निकाल लो, ठीक है। तो 1240 डिवाइडेड बाय वेवलेंथ इन नैनोमीटर, क्योंकि आपका आंसर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया हुआ है, ठीक है। अगर ये मेथड आपको अजीब लगा तो आप h का वैल्यू पता है, यहाँ से थ्रेशोल्ड का वैल्यू पता था, ऐसा यूनिट में दोनों को मल्टीप्लाई करते, लेकिन उससे आपको वर्क फंक्शन मिलता है इन जूल, उसको फिर कन्वर्ट करते इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, क्योंकि ऑप्शन इलेक्ट्रॉन वोल्ट के फॉर्म में, ठीक है। तो बस इसको सॉल्व करें तो 75 बाई इतना कितना हो जाएगा, 125 अप्रॉक्सीमेट करें, आंसर सब पास पास ही है, छोड़ दो, रिस्क नहीं लेते। 124 डिवाइडेड बाई 75, 25 4 तो 6 एक साथ, 124 डिवाइडेड बाई 75, 124 डिवाइडेड बाय 75, तो आपका 1.65 1.66 वाला ऑप्शन एक है, बाकी तो उसके आसपास नहीं हुए, तो ये ऑप्शन। In a photoelectric effect experiment, the threshold wavelength of incident light is 260 nanometer. Maximum kinetic energy will be if incident wavelength is इतना, ठीक है। तो वही एनर्जी ऑफ फोटोन आपका एनर्जी, हम लोग इक्वेशन यही वाला यूज करने वाले, एनर्जी ऑफ फोटोन इज इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस के मैक्स ना, किस फॉर्म में दिया हुआ है, हाँ ठीक है। चलो, तो आपका एनर्जी ऑफ फोटोन कितना वेवलेंथ इंसिडेंट करवा रहे वो 380 नैनोमीटर, ठीक है। तो एनर्जी ऑफ फोटोन आपका हो जाएगा 380 नैनोमीटर। याद रखना, एनर्जी ऑफ फोटोन निकालने के लिए 1240 डिवाइडेड बाय 380 मतलब डिवाइड बाय वेवलेंथ इन नैनोमीटर, ठीक है। वर्क फंक्शन कैसे निकालेंगे, उसके लिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ काम आएगा, ठीक है ना। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ कितना है 260, तो वर्क फंक्शन हो जाएगा आपका 1240 डिवाइडेड बाय 260 नैनोमीटर, ठीक है। ये भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ये भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो के मैक्स भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा, ठीक है। हम लोग सिर्फ ये फॉर्मूला यूज किए हैं, ये h/λ, ये h/λ थ्रेशोल्ड प्लस के मैक्स, ठीक है। और SC का वैल्यू इतना होता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर में। तो के मैक्स यहाँ से निकल जाएगा, तो बस इसको सिंप्लीफाई करते हैं हम लोग। के मैक्स हो जाएगा आपका 124 कॉमन 1 बाय मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी विल बी इफ द इंसिडेंट इतना, थ्रेशोल्ड आपका इतना है, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ इतना है, तो इससे कम वाला डालना पड़ेगा ना मेरे को लगता है डेटा यहाँ इंटरचेंज्ड है, जितना भी थ्रेशोल्ड होता है उससे मतलब वो मैक्सिमम वेवलेंथ होता है, ठीक है, उससे कम डालना पड़ता है। मतलब मैं यहाँ पे डेटा को इंटरचेंज करूँ तभी आंसर आ सकता है, प्रिंटिंग मिस्टेक हो सकता है। ये 380 होगा, ये 260 होगा, ठीक है, क्योंकि यहीं से आप देखोगे तो के मैक्स नेगेटिव हो जाएगा, है ना, के मैक्स यहाँ से नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है। ये पॉजिटिव आएगा अगर हम लोग ये करें, यहाँ 380 या 260 को इंटरचेंज करें, ठीक है, 260 यहाँ 380 यहाँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं डेटा इंटरचेंज कर रहा हूँ, ये 380 होना चाहिए, ये 260 होना चाहिए, ठीक है, और ये 260 होना चाहिए, तभी आंसर आएगा, अदरवाइज ये क्वेश्चन पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो मैं अज्यूम कर रहा हूँ जितने भी क्वेश्चन टाइप के गलत किया या जेईई मेन में ही गलत आ गया हो, वो भी हो सकता है। तो चलो, तो इससे करके देखते हैं के मैक्स, और कोई ऑप्शन बचा नहीं अपने पास। 1 ठीक है, 124 38 और 26 का डिफरेंस 12 ना, हाँ 26 इंटू 38, ओके। यहाँ तो आंसर्स दूर दूर है, तो पूरा अप्रोक्सीमेट करते हैं, यहाँ अप्रोक्सीमेट करेंगे, ये 25 पचे 12 तिया, तो 5/3 अराउंड 1.6 के आसपास, तो 1.5 वाला ऑप्शन एक है, चेक भी कर लेते हैं। अपना कितना था 124 इंटू 12 डिवाइडेड बाई 26 इंटू 38, 124 इंटू 12, 124 इंटू 12 डिवाइडेड बाय 26 38 डिवाइडेड बाय 26
और डिवाइडेड बाय 38, तो 1.5 समथिंग आ रहा है, ठीक है 1.5. Two particles move at right angle to each other. Their de Broglie wavelength are lambda 1 and lambda 2 respectively. The particles suffer perfectly inelastic collision. The de Broglie wavelength of the final particle will be. ठीक है, तो आपके पास दो पार्टिकल है, एक ऐसे चल रहा है और एक ऐसे चल रहा है, ठीक है, दोनों यहाँ पे आके टकराए, ठीक है, कोलाइड किए, ठीक है ना. तो कोलाइड करने के बाद फाइनली क्या बनने वाला है, सिर्फ एक पार्टिकल बनने वाला है क्वेश्चन के हिसाब से. परफेक्टली इलास्टिक है मतलब दोनों चिपक गए होंगे, ठीक है. अब इसका मोमेंटम है मान लो P1, इसका मोमेंटम है P2, और इसका जो मोमेंटम है वो मान लो P है ना. मैं ऐसा क्यों बना, मोमेंटम कंजर्वेशन से. एक एरो इस तरफ है, एक एरो ऊपर की तरफ है, दोनों का रिजल्ट यहाँ पे आएगा, ठीक है ना. तो हमें पता है फाइनल मोमेंटम इज इक्वल टू इन दोनों का सम हो जाएगा, तो आपका फाइनल मोमेंटम इज इक्वल टू इनिशियल मोमेंटम, तो आपका P1 प्लस P2, ठीक है. मैग्नीट्यूड वाइज क्योंकि P1 P2 90 डिग्री पे है तो इतना होना चाहिए, ठीक है. तो आपको बोला है डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ द फाइनल पार्टिकल, तो फाइनल पार्टिकल डी ब्रोगली वेवलेंथ हो जाएगा, P क्या होता है, h बाय लैम्डा होता है, ठीक है. P1 हो जाएगा आपका h बाय लैम्डा 1, P2 हो जाएगा h बाय लैम्डा 2, ठीक है. तो ये मुझे दिख रहा है 1 बाय लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाय लैम्डा 1 स्क्वायर प्लस 1 बाय लैम्डा 2 स्क्वायर, है ना, ऑप्शन डी. Light is incident normally on a completely absorbing surface with an energy flux of 25 watt per centimeter square. If the surface has an area 25 centimeter square, maximum transferred कुछ मिस्टेक है यहाँ, मोमेंटम होना चाहिए क्योंकि चारों मोमेंटम का यूनिट है. मैक्सिमम ट्रांसफर्ड या मैक्सिमम मोमेंटम ट्रांसफर्ड, मैक्सिमम मोमेंटम ट्रांसफर टू द सरफेस इन 40 मिनट टाइम ड्यूरेशन विल बी, ठीक है. तो आपको लाइट का एनर्जी दे दिया है, मतलब इंटेंसिटी दे दिया है, और जिस मेटल सरफेस पे इंसिडेंट हो रहा है उसका एरिया दे दिया है, तो और टाइम भी दे दिया है, ठीक है. तो इतने टाइम पे कितना ट्रांसफर होगा, है ना, वो आपका मोमेंटम, ठीक है. उसके लिए इक्वेशन लिखते हैं. आपको पता है प्रेशर, मोमेंटम नहीं प्रेशर है, प्रेशर क्या होता है I बाय C, ठीक है. ये परफेक्टली एब्जॉर्बिंग है ना, और नॉर्मली भी है, परफेक्टली एब्जॉर्बिंग भी है. तो नॉर्मल के केस में और परफेक्टली कंप्लीटली एब्जॉर्बिंग के केस में I बाय C, ठीक है. वही नॉर्मल रहता और कंप्लीटली रिफ्लेक्टिंग रहता तो 2I बाय C, ठीक है ना. परफेक्टली एब्जॉर्बिंग है तो I बाय C, ठीक है. तो प्रेशर आपका होता है ये. प्रेशर क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया. प्रेशर क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है. तो यहाँ से आप देख सकते हो फोर्स का वैल्यू IA बाय C, और आपसे पूछा है मोमेंटम, ठीक है. मोमेंटम ट्रांसफर डेल्टा P वो क्या होता है F इंटू टी, ठीक है. तो IA बाय C, तो आपका मोमेंटम ट्रांसफर हो जाएगा IA बाय C, ठीक है ना. I का वैल्यू कितना है, ये मोमेंटम ट्रांसफर्ड है, ठीक है. मोमेंटम ट्रांसफर्ड I का वैल्यू कितना है 25 वाट पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है. एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में तो दोनों कैंसिल हो जाएगा, है ना. ये सेंटीमीटर स्क्वायर और ये सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है. तो दो ऐसा यूनिट ही बचा. इनटू टाइम कितना है 40 मिनट, 40 मिनट मतलब 2400 सेकेंड, डिवाइड बाय C स्पीड ऑफ लाइट. C मतलब स्पीड ऑफ लाइट ही ना, हाँ ये बाय C था ना, हाँ सही है, स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है. तो बस इसको कैलकुलेट करना है. तो ये 3 8 24 625 इंटू 800 इंटू 10 की पावर -8, तो 625 इंटू 8 इंटू 10 की पावर -6, तो 8 6 48 और 200 यानी 5000. तो 5000 इंटू 10 की पावर -6 ऐसा यूनिट मतलब न्यूटन सेकेंड, विच इज़ 5 इंटू 10 की पावर -3, 5 इंटू 10 की पावर -3, ऑप्शन C. A 2 milliwatt laser operates at a wavelength of 500 nanometer. The number of photons that will be emitted per second is, तो पर सेकेंड कितना नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिट होगा, ठीक है. 2 मिलीवाट का लेजर है, तो आप वही फॉर्मूला यूज करने वाले हो कि पावर जो होता है आपका, एक सेकेंड, हाँ ये जो पावर दिया हुआ है 2 मिलीवाट, ठीक है. और आपसे पूछा नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड. अब पावर क्या होता है, एनर्जी बाय टाइम,
पावर क्या होता है, एनर्जी बाय टाइम, ठीक है। अब एनर्जी के बदले हम लोग लिख सकते हैं नंबर ऑफ फोटॉन्स इंटू एनर्जी ऑफ वन फोटोन डिवाइडेड बाय टाइम। तो यहाँ से नंबर ऑफ फोटॉन्स डिवाइडेड बाय टाइम आपका हो जाएगा 2 × 10⁻³ डिवाइडेड बाय एनर्जी ऑफ वन फोटोन, ठीक है। आपसे यही पूछा गया, नंबर ऑफ फोटॉन्स डिवाइडेड बाय टाइम। एनर्जी ऑफ वन फोटोन कितना है वो हम लोग निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे आपको बोला गया है वेवलेंथ है 500 नैनोमीटर, ठीक है ना। तो आपका एनर्जी ऑफ वन फोटोन हो जाएगा नैनोमीटर में तो 1240 डिवाइडेड बाय 500, इतना क्या बोलते हैं इसको, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। क्योंकि ये फॉर्मूला में 1240 जब यूज़ करते हैं और वेवलेंथ नैनोमीटर में यूज़ करते हैं तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के टर्म्स में आंसर आता है, ठीक है ना। ओके, तो ये हो गया इलेक्ट्रॉन वोल्ट के टर्म्स में। तो एनर्जी 1240 डिवाइडेड 500 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। लेकिन ऊपर में ऐसा यूनिट है, नीचे में भी ऐसा यूनिट लिखना पड़ेगा, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करना होगा। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करने के लिए 1.6 × 10⁻19 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो एनर्जी ऑफ वन फोटोन इन जूल इतना है, उसको यहाँ पुट कर दो बस। अब खाली कैलकुलेट करते हैं। तो 1 0 गया और 50 दूनी 100, 100 ऊपर आया मतलब 10⁻⁻1 और नीचे में 124 × 1.6 × 10⁻19, 19 ऊपर गया तो 18, ठीक है। तो ऊपर में 10⁻18 के फॉर्म का है, नीचे में इतना है 124 × 1.6, 124 × 1.6, तो आपको अराउंड 200 दे रहा है। अप्रोक्सीमेशन यूज़ करें क्या, तो ये आपका अराउंड 200 आ रहा है, ठीक है। तो 10⁻18 डिवाइडेड बाय ये ऑलमोस्ट 200, 198.5 को इतना लिखे। तो इसमें तो कर ही सकते 1000 अगर बोरो कर ले वहाँ से, तो 10⁻15 1000 बोरो किए तो 5 × 10⁻15, ऑप्शन डी। A nucleus A with a finite de Broglie wavelength lambda A undergoes spontaneous fission into two nuclei B and C of equal masses. B flies in the same direction as that of A, while C flies in the opposite direction with a velocity equal to half of that of B. So de Broglie wavelength of B and C are. तो आपको यहाँ पे देखो न्यूक्लियस A जो है वो टूट रहा है B और C में, ठीक है। तो आप मोमेंटम कंजर्वेशन से क्या बोलोगे, इसका मोमेंटम इज इक्वल टू इसका मोमेंटम प्लस इसका मोमेंटम, ठीक है ना। अब ए जिस भी डायरेक्शन में जा रहा था बी भी उसी डायरेक्शन में गया है, क्वेश्चन में बोला गया, मैं नहीं बोल रहा हूँ, बी भी उसी डायरेक्शन में गया है, लेकिन सी अपोजिट डायरेक्शन में गया, ठीक है। तो मोमेंटम ऑफ ए, मोमेंटम ऑफ बी, मोमेंटम ऑफ सी, सबसे पहली बात जो इस साइड लेफ्ट हैंड साइड में इसका मोमेंटम शुड बी इक्वल टू राइट हैंड साइड का मोमेंटम होना चाहिए, मोमेंटम कंजर्वेशन, ठीक है। मोमेंटम ऑफ ए वेक्टर में होना चाहिए, मोमेंटम ऑफ बी प्लस मोमेंटम ऑफ सी, ठीक है। अब सबको डायरेक्शन के साथ लिखेंगे तो यहाँ पे क्योंकि एक ही डायमेंशन का बात हो रहा है तो प्लस माइनस इन डायरेक्शन हो जाएगा। तो मोमेंटम ऑफ ए सपोज राइट को पॉजिटिव लेंगे तो प्लस पी ए लिखेंगे, मोमेंटम ऑफ बी प्लस पी बी, मोमेंटम ऑफ सी माइनस पी सी, ठीक है। क्योंकि ये अपोजिट है, ये दोनों सेम डायरेक्शन में है ना। आप किसी को भी प्लस किसी को भी माइनस डायरेक्शन ले सकते हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। तो ये रिजल्ट आया, ठीक है। अब मोमेंटम ऑफ ए हम लोग लिखेंगे, पी क्या होता है, लैम्डा बाय लैम्डा इज इक्वल एच बाय लैम्डा, सॉरी एच बाय लैम्डा, पी कर दिया एच बाय लैम्डा, ठीक है। ये हो जाएगा एच बाय लैम्डा बी और ये हो जाएगा एच बाय लैम्डा ए, ठीक है। वैसे इससे पहले ज़्यादा इजी होगा अगर हम लोग यहीं पे बोला गया आपको वेलोसिटी ऑफ सी इज हाफ ऑफ दैट ऑफ बी, तो सी का स्पीड हाफ ऑफ दैट ऑफ बी है, तो आप ये बोल सकते हो अगर मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम ऑफ सी देखो तो मास ऑफ सी इंटू स्पीड ऑफ सी, वैसे मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम बी हो जाएगा मास ऑफ बी इंटू स्पीड ऑफ बी, ठीक है। अगर इसका रेशियो लो आप तो मास दोनों का इक्वल है, क्वेश्चन में बोले थे इक्वल मास है, और वेलोसिटी ऑफ सी डबल ऑफ वेलोसिटी ऑफ बी के, ठीक है। तो यानी मोमेंटम ऑफ सी डबल ऑफ मोमेंटम ऑफ बी है ना। सॉरी उल्टा बोला क्या मैं, सी का हाफ है, सॉरी ये हाफ आएगा, तो मोमेंटम ऑफ बी इज ट्वाइस ऑफ मोमेंटम ऑफ सी, ठीक है। तो मोमेंटम ऑफ बी इज ट्वाइस ऑफ मोमेंटम ऑफ सी, ठीक है। तो यहां से आप बोल सकते हो एच बाय लैम्डा ए
इज इक्वल टू एच बाय लैम्डा सी, मतलब लैम्डा सी इज इक्वल टू लैम्डा ए। ठीक है, और क्योंकि मोमेंटम ऑफ बी हो जाएगा आपका एच बाय लैम्डा बी और मोमेंटम ऑफ सी एच बाय लैम्डा सी, तो यहाँ से आप देख सकते हो लैम्डा सी इज ट्वाइस ऑफ लैम्डा बी, है ना, लैम्डा सी इज ट्वाइस ऑफ लैम्डा बी। ठीक है, ठीक है ना, और आपका लैम्डा सी लैम्डा ए के बराबर है, लैम्डा सी इज लैम्डा ए, तो यहाँ से आपके आ जाएगा लैम्डा बी इज लैम्डा ए बाय 2। ठीक है, तो ये आपका आंसर है। आपसे पूछा गया था डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ बी एंड सी, तो बी का है ए बाय 2 और सी का है ए बाय 2 और ए, ऑप्शन डी। ठीक है, a particle P is formed due to a completely inelastic collision of particles x and y having de Broglie wavelengths lambda x and lambda y respectively। तो completely inelastic collision है, मतलब चिपक गए वो लोग, यानी टकराने के बाद सिर्फ एक ही पार्टिकल है। If x and y were moving in opposite direction then de Broglie wavelength of P will be। ठीक है, तो x इस तरफ मूव कर रहा है मान लो, y इस तरफ मूव कर रहा है। ठीक है, ये दोनों कंबाइन होके आपको क्या दिए, कंबाइन होके आपको दिया ये P। ठीक है, P किस तरफ मूव कर रहा है नहीं पता, कहीं भी मान लो, है ना, या तो इस तरफ या तो इस तरफ, मैं इस तरफ मान रहा हूँ, आपको इस तरफ मानना तो मानो, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो यहाँ से अगर मोमेंटम का इक्वेशन लिखेंगे तो मोमेंटम ऑफ एक्स माइनस मोमेंटम ऑफ वाई इक्वल टू मोमेंटम ऑफ पी होना चाहिए। ठीक है, तो मोमेंटम ऑफ एक्स माइनस मोमेंटम ऑफ वाई इक्वल टू, ठीक है, या चलो पहले आपका वेक्टर इक्वेशन लिखे, वेक्टर इक्वेशन के हिसाब से मोमेंटम ऑफ एक्स प्लस मोमेंटम ऑफ वाई इक्वल टू मोमेंटम ऑफ पी होना चाहिए। ठीक है, आप सबका वैल्यूज पुट करेंगे, मोमेंटम ऑफ एक्स क्या हो जाएगा आपका, मैग्नीट्यूड हो जाएगा एच बाय लैम्डा ऑफ एक्स, लेकिन पॉजिटिव के साथ। मोमेंटम ऑफ वाई क्या हो जाएगा, एच बाय लैम्डा ऑफ वाई, लेकिन नेगेटिव के साथ। और मोमेंटम ऑफ पी क्या हो जाएगा आपका, एच बाय मोमेंटम ऑफ पी। ठीक है, सॉरी लैम्डा ऑफ पी, है ना, तो यहाँ से 1 बाय लैम्डा ऑफ पी आपका हो जाएगा लैम्डा ऑफ एक्स माइनस लैम्डा ऑफ वाई, तो यहाँ से लैम्डा ऑफ पी आपका हो जाएगा लैम्डा एक्स लैम्डा वाई डिवाइडेड बाय लैम्डा वाई माइनस लैम्डा एक्स। ठीक है, अब प्रॉब्लम यहाँ पे ये कि ये हमेशा पॉजिटिव होगा, दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव, ये प्रोडक्ट तो पॉजिटिव आएगा लेकिन ये डिफरेंस जरूरी नहीं पॉजिटिव है। ठीक है, तो इंश्योर कि हमेशा पॉजिटिव है, क्योंकि हमें पता नहीं कि वाई बड़ा है कि एक्स बड़ा है, तो यहाँ मॉड ले लो एक। ठीक है, यहाँ पे अगर आप उल्टा मानते एक्स को ऐसा मानते वाई को ऐसा मानते, तब यहाँ पे लैम्डा एक्स माइनस लैम्डा आता है ना। इन एनी केस आपको खाली बड़ा माइनस छोटा करना था यहाँ पे, तो इसलिए यह मॉड ले लो। ठीक है, तो आपका आंसर इतना होना चाहिए, ऑप्शन सी करेक्ट। 50 watt per meter square energy density of sunlight is normally incident on the surface of a solar panel. Some part of the incident energy is reflected from the surface and the rest is absorbed by the surface. Force exerted on 1 meter square surface area will be close to। ठीक है, तो आपका फोर्स पूछा गया है, फोर्स होता है प्रेशर इनटू एरिया। ठीक है, अब प्रेशर में हम लोग प्रेशर ड्यू टू एब्जॉर्प्शन वाला लिखते हैं और प्रेशर ड्यू टू रिफ्लेक्शन। तो प्रेशर ड्यू टू रिफ्लेक्शन, जो फोटॉन्स रिफ्लेक्ट हो रहे हैं वो भी कुछ प्रेशर एक्सर्ट करेंगे, जैसे यहाँ पे सरफेस है, जो फोटॉन्स रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, ठीक है, परफेक्टली, वो लोग भी कुछ प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं, और जो फोटोन पूरा का पूरा कंप्लीटली एब्जॉर्ब हो जा रहे हैं वो भी कुछ प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो प्रेशर ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ फोटॉन्स एंड प्रेशर ड्यू टू एब्जॉर्प्शन पोर्शन, दोनों मेथड्स के थ्रू प्रेशर एक्सर्ट हो रहा होगा। ठीक है, इनटू एरिया। अब रिफ्लेक्शन वाला जो प्रेशर होता है, रिफ्लेक्शन केस में तो उल्टा हो गया है, तो 2 का फैक्टर आता है, 2I/c होता है। ठीक है, तो ये 2I/c, ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ रिफ्लेक्टेड, और ये हो जाएगा 2 का फैक्टर नहीं रहेगा एब्जॉर्प्शन में, तो इसमें खाली I/c, तो एब्जॉर्प्शन इंटेंसिटी डिवाइडेड बाय c। ठीक है, ओके, अब आपको बोला गया है कि इंसिडेंट एनर्जी का 25% रिफ्लेक्ट हो रहा है। 25% रिफ्लेक्ट हो रहा है, मतलब रिफ्लेक्शन इज 25% ऑफ इंसिडेंट। ठीक है, वैसे अब्जॉर्प्शन इज 75% ऑफ इंसिडेंट, यही दोनों चीज होगा। ठीक है, रेस्ट इज अब्जॉर्ब, 25% रिफ्लेक्ट हो रहा है तो बाकी एब्जॉर्ब हो रहा है। ठीक है, तो आप ये फॉर्मूला यूज करो, आपका इंसिडेंट इज 0.25 ऑफ आई। ठीक है, तो 0.25 ऑफ इंसिडेंट, और आपका एब्जॉर्ब्ड इज 0.75 आई, 0.75 आई इंटू क्या बोलते हैं एरिया। ठीक है, और एरिया कितना है 1 है ना,
तो एरिया का वैल्यू 1 है और आई का वैल्यू पुट कर लो यहाँ से 50 है, ठीक है। तो एरिया का वैल्यू 1 पुट करना है और आई का वैल्यू 50 पुट करना है। तो 50 इंटू 2 हो जाएगा 100, 100 इंटू इतना तो 25/c, और यहाँ आई का वैल्यू 50 पुट करेंगे तो 50 का 3/4, तो इसको ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक है। 3/4 इंटू 50, हाँ ठीक है, ऐसा ही रहने देते हैं। तो हो जाएगा आपका कितना आ रहा है ये, 4c अगर कॉमन लिए तो 100 प्लस इतना 250/4c, ठीक है। तो आपका आंसर होना चाहिए 250/4c, और c है 3 इंटू 10⁸8, ये आपका आंसर होना चाहिए। चलो इसको कैलकुलेट करते हैं, 250/12 इंटू 10⁻⁻8, ठीक है। तो 12 दूनी, हाँ तो अराउंड 20 इंटू 10⁻⁻8 आएगा। वैसे ऑप्शन सिर्फ एक दिख रहा है, ऑप्शन डी, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइट वेव इज गिवन बाय दिस लाइट फॉल्स ऑन ए मेटल प्लेट जिसका वर्क फंक्शन इतना है। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल पूछा है, ठीक है। तो हम लोग चलो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, जो पूछा गया है। स्टॉपिंग पोटेंशियल आपका इसमें होता है, स्टॉपिंग पोटेंशियल ये, स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है आपका, एनर्जी ऑफ फोटोन माइनस वर्क फंक्शन, ठीक है। ई टाइम्स स्टॉपिंग पोटेंशियल इज इक्वल टू एनर्जी ऑफ फोटोन माइनस वर्क फंक्शन, है ना। ओके, अब इसका वैल्यू पूछा गया स्टॉपिंग पोटेंशियल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया गया, ठीक है। तो इसको वैल्यू अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखेंगे तो ई कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो हम लोग एनर्जी ऑफ फोटोन लिखते हैं। अब एनर्जी ऑफ फोटोन इलेक्ट्रॉन वोल्ट कैसे लिखते हैं, वो आपके लिए अब ओमेगा काम आएगा। मतलब यहाँ पे अगर इस वैल्यू को देखो आप, ये ओमेगा टी है, ठीक है। ये के एक्स माइनस ओमेगा टी, है ना। वेव इक्वेशन इस फॉर्म का है, के एक्स माइनस ओमेगा टी, और ओमेगा आपको पता चल गया, ठीक है ना। तो आपको वेव इक्वेशन देख के ओमेगा पता चल गया। ओमेगा है आपका 2π इंटू 6 इंटू 10⁻14, 2π इंटू 6 इंटू 10⁻, ये ओमेगा हो गया, ठीक है। और आपको क्या चाहिए था, फ्रीक्वेंसी क्या होता है, ओमेगा/2π, है ना। तो दिस बाय 2π करेंगे तो फ्रीक्वेंसी मिल गया 6 इंटू 10⁻14, ठीक है। आपका फ्रीक्वेंसी हो गया, फ्रीक्वेंसी से वेवलेंथ निकाल सकते हो, ठीक है। 3 इंटू 10⁸8 डिवाइड बाई 6 इंटू 10⁻14, तो हो जाएगा हाफ इंटू 10⁻⁻6, ठीक है। आपका वेवलेंथ इतना हो गया, इतना मीटर्स। इसको अगर आप नैनोमीटर में कन्वर्ट करोगे तो 10⁻9 चाहिए, तो 3500 नैनोमीटर होगा ये, ठीक है। तो वेवलेंथ आपका हो गया 500 नैनोमीटर। नैनोमीटर में क्यों कन्वर्ट किए, फिर हम लोग एनर्जी निकाल सकते हैं 1240 डिवाइड बाई वेवलेंथ इन नैनोमीटर, है ना, ठीक है। तो ये आपका 124/50 ये आपका एनर्जी है, ठीक है। तो एनर्जी ऑफ फोटोन हो जाएगा आपका 124/50 माइनस वर्क फंक्शन कितना है, 2, ठीक है। ये भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ये भी इलेक्ट्रॉन में, मतलब ये भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट के टर्म्स में आएगा। तो हो जाएगा 24 डिवाइडेड बाय 50, ठीक है। मतलब वो चीज़ अगर 25 होता तो ये हाफ हो जाता है ना, हाफ। तो हाफ के आसपास आंसर होना चाहिए, हाफ के आसपास आंसर यही है, ठीक है। मतलब मैं बोलना चाहता हूँ कि दिस इज, कैलकुलेट करोगे तो इसको 0.48 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा। तो 0.48 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू EV0। तो E से E कट गया, तो V0 का वैल्यू 0.48 वोल्ट, ठीक है। ऑप्शन ए।